Hello friends, this is the second lecture of international relation. This topic is Indo-Pacific and Indian Ocean region. तो आपको पता होगा पैसिफिक ओशियन जो है और इंडियन ओशियन रीजन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली सभी के लिए, हर कंट्रीज़ के लिए, पर इंडिया के लिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज चाइना जो है हर जगह अपना नवल बेसिस जो है इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसके कारण इंडिया जो है हर जगह से चारों तरफ से चाइना ने इंडिया को घेर के रखा हुआ है हर जगह नावल बेसिस। तो जो इंडिया पैसिफिक है और इंडियन ओशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंट्रीज़ के लिए, बिकॉज चाइना का जो एक्सपेंशन हो रहा है टुवर्ड्स द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, इसके कारण जो है हर कंट्रीज़ के लिए थ्रेट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसके कारण यूएस इंडिया जो है हर जगह से हर कंट्रीज़ के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कम्स टू इंडिया पैसिफिक रीजन। जर्मनी जो है अभी सेकेंड यूरोपियन नेशन बना है आफ्टर द फ्रांस, जिसने अडॉप्ट की है पॉलिसी, कौन सी स्ट्रैटेजी, किसके लिए, इंडियन पैसिफिक रीजन के लिए, जिसने अभी अडॉप्ट किया पॉलिसी, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, आफ्टर द फ्रांस जर्मनी जो है सेकेंड यूरोपियन नेशन है। जनरली हम देखते हैं यूरोपियन नेशंस जो है यूरोपियन नेशंस जो है वो ज़्यादातर अभी तक उतना ज़्यादा इंडियन पैसिफिक रीजन में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट अभी इंटरेस्टेड हैं, सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। तो इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक होता क्या है? इंडो पैसिफिक जो है एक जियो पॉलिटिकल टर्म है जो कि अभी बहुत ज़्यादा एक रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ओके, यूएसए ने अभी रीनेम किया है खुद के पैसिफिक कमांड, जो उसका पैसिफिक कमांड था यूएस का, उसने अपने नेम क्या कर दिया, इंडो पैसिफिक कमांड 2018 में अपने पैसिफिक कमांड का नेम कर दिया, ठीक है। इंडो पैसिफिक जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी मेंशन किया था जब संग्रीला डायलॉग सिंगापुर में 2018 में किया गया था। संग्रीला डायलॉग जो है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है, जो कि एशिया प्रीमियर डिफेंस समिट है। संग्रीला डायलॉग क्या है? इट इज़ एन एशिया प्रीमियर डिफेंस समिट है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है। ये इसमें ये क्या होती है, एक मीटिंग होती है जहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं वो डिबेट करते हैं अराउंड फॉर द सिक्योरिटी चैलेंजेस, बायलैटरल इश्यूज़ के लिए, और बायलैटरल टॉक्स करते हैं। बायलैटरल मतलब किसी दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए, इसलिए ये डायलॉग हेल्ड होता है। ओके, कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इंडिया जो है इंटरप्रेट द जियोग्राफिकल रीच ऑफ इंडो पैसिफिक फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया का जो है यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये पूरा पैसिफिक ओशियन जो है, यहाँ से आप जहाँ पे यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जो पूरा है वो पूरा पैसिफिक ओशियन है। ओके, हाउएवर अदर कंट्रीज जो है वो उनका खुद का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द देयर पोजीशन इन द इंडिया in the Pacific or Indian Ocean. Okay, so this is the most important issue regarding Indian Pacific, Indo-Pacific oceans. ओके, तो जहाँ भी जिस कंट्रीज़ का भी जहाँ पे लोकेशन है वो उस एरिया के लिए कंसर्न है, ठीक है। जैसे कि इंडिया जो है एज एन इंडियन ओशन में लोकेटेड है, बट इंडिया का जो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया वो पूरा पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है। तो जितना भी अफ्रीका से, जब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सॉरी, जहाँ पे आपने मेडागास्कर पढ़ा होगा, तो उस एरिया से लेकर पूरा जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ठीक है, साउथ अमेरिका, जहाँ पे चिली और पेरी कोस्ट है, वहाँ से लेकर पूरा रीजन के लिए इंडिया जो है कंसर्न है, और अदर कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग अपने अपनी चीज़ों के लिए कंसर्न है, ठीक है। नाउ कम टू इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कौन से समिट में लॉन्च किया था? ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था थाईलैंड में नवंबर 2019 में, उसमें उन्होंने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव 7 पिलर्स के अराउंड घूमता है, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इंडिया जो है अभी उसने वियतनाम को कॉल किया है कि वो पार्टनर करे इन सब जो भी 7 एरियाज हैं, जो 7 पिलर्स हैं, उसमें हेल्प करे हमको
वियतनाम जो है हमको हेल्प करे। तो ठीक है, तो इंडिया ने इसलिए ये लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ओके, देन आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। आसियान का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक जो है वो क्या बताता है कि आसियान जो है सेंट्रल आसियान की जो 10 कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप 10 कंट्रीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10 कंट्रीज़ जो हैं आसियान की, वो इंडो पैसिफिक एज एन आसियान को सेंट्रलिटी में रख के सारे जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो आसियान की जो कंट्रीज़ है, देखिए यहाँ पे ब्रुनेई हो गई, थाईलैंड हो गई, और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये पूरा एरिया जो है आप ये देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन से भी कनेक्टेड है और पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है। इसलिए आसियान का जो है सेंट्रलिटी विद आसियान लेड मैकेनिज्म सच एज ईस्ट एशिया समिट जो है, ईस्ट एशिया समिट क्या है, 10 कंट्रीज़ जो हैं आसियान की प्लस 6 कंट्रीज़ अदर जो है, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, okay, South Korea, Japan, Australia and New Zealand. So these are the 6 other countries as platform for dialogue and implementation of Indo-Pacific cooperation while preserving their format. ठीक है, खुद का फॉर्मेट तो प्रिजर्व करेंगे ही, बट ये आसियान जो है इंडो पैसिफिक रीजन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी सारी पॉलिसीज़ भी अपने उस इंडो पैसिफिक रीजन से भी रिलेटेड चीज़ें ये करेंगे। दिस इज़ आसियान आउटलुक फॉर ओशन इंडियन इंडो पैसिफिक। तो दिस इज़ कॉल्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आसियान कंट्रीज़ हैं ये सारे इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है, दैट्स वाई। और ईस्ट एशिया समिट जो है वो किसके किसके बीच में, आसियान 10 कंट्रीज आसियान के प्लस 6 अदर कंट्रीज, तो उसमें इंडिया भी मेंबर है, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है अभी रिसेंटली में किसके किसके बीच में साइन की गई है, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। ये प्रपोज किसने किया था, जापान ने प्रपोज किया था। ठीक है, कि जो भी सप्लाई चेन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप सप्लाई कर रहे हो किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो रैदर देन डिपेंडेंट ऑन आप एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो, कि आपका सप्लाई चेन क्या है, इतना बड़ा हो कि आप अगर एक कंट्री के साथ लॉस में हो तो दूसरे कंट्री के साथ आपको फ़ायदा हो जाए, सो दैट आपकी इकोनॉमिक टर्म्स ठीक रहें और ट्रेड रिलेशंस भी ठीक रहें। तो इसके कारण ट्रेड मिनिस्ट्रीज जो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान की, उन्होंने लॉन्च किया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। बट ये प्रपोज किसने किया था, जापान ने प्रपोज किया था, तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, जापान ने इसको प्रपोज किया था। नाउ लेट्स कम टू द सप्लाई चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव? ये एक अप्रोच है जो कंट्री को हेल्प करता है कि अपना सप्लाई जो मार्केट है, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, उसका रिस्क जो है आप डाइवर्सिफाई कर लो। मतलब एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होने के कारण आप सब कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो सप्लाई के लिए, जिसके कारण आपको लॉस कम हो। ठीक है, तो यही बोल रहा है, इट इज़ एन अप्रोच दैट हेल्प्स द कंट्री टू एंश्योर दैट इट हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई रिस्क अक्रॉस अ क्लच ऑफ सप्लाई इन नेशंस इंस्टीड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन और फ्यू। अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं सच एज सुनामी, अर्थक्वेक, इवन पेंडेमिक, मैन मेड डिस्ट्रप्शन, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और ये सब होने के कारण किसी भी, ये सब क्या करते हैं, हमारी जो इकोनॉमिकली एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, उनको बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर एक कंट्री में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो दूसरी कंट्री वहाँ, अगर दूसरी कंट्री का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है तो वो इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो जाएगा। इसके कारण इसीलिए क्या करते हैं, जैसे जापान में हमेशा सुनामी आपने सुना होगा और वो सुना होगा, तो जब भी हम जापान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जापान में अगर हमको लॉस हो रहा है तो हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ टर्म्स अच्छे हैं, सप्लाई हमारा अच्छा है, तो हमको उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। उसका सिर्फ एक ही एम है कि हमारा जो रिस्क है, जो सप्लाई रिस्क है, उसको हम डाइवर्सिफाई कर दें अक्रॉस मार्केट में, कि आपको बेनिफिट ही हो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाएगा। ठीक है, और ये हमारे रिलेशन को म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करेगा विद अमंग द पार्टनर कंट्रीज। अगर इकोनॉमिक टर्म्स हमारे हर कंट्रीज के साथ अच्छे होंगे, हमारा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव अच्छा होगा, तो हमारी जो कंट्री के साथ है एज इन अदर टर्म्स में भी हमारी कंट्रीज के साथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसको हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को एज एन सॉफ्ट पावर भी एक देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है? ग्लोबल सप्लाई चेन एक नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ जो हैं अपना गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती हैं, सोर्स करती हैं। ठीक है,
ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, रिसोर्सेज फ्लो करते हैं, प्रोसेसेस फ्लो करता है अक्रॉस द ग्लोब। तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। किसके किसके बीच में है? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम? उस जापान ने प्रपोज किया था। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन जो है पहली बार वर्चुअल समिट हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। आप देख रहे हो कि कितना कोविड-19 के कारण लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं आ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमारा फिजिकल कांटेक्ट और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसके कारण जो अभी है फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। ओके, सो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द समिट? लेट अस नो। अभी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज किया। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी उनके टर्म्स है वो बायलैटरल हो गए, बट अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, 2+2 डायलॉग अभी एलिवेट किया है। 2+2 डायलॉग आपको पता होगा आई होप, क्योंकि यूएस के साथ और जापान के साथ इंडिया ने वो कर लिया है, बट अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग किया है। जो कि 2+2 डायलॉग क्या है? फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो है मिलते हैं एवरी 2 years टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रेटेजिक डिस्कशन। तो इसलिए 2+2 डायलॉग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है अभी माइनिंग सेक्टर्स के लिए, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए साइन किया है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया है इंडिया ने। एंड जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन शेयर विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जो है अभी 2014 में लॉन्च किया गया था। इंडिया जो है लार्जली कहाँ पे फोकस कर रहा है? इंडियन ओशियन रीजन में फोकस कर रहा है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन इंडिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो जो फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है वो एक एफर्ट इंडिया का इंगेजमेंट जो है इंडिया पैसिफिक रीजन में एक्सपैंड करता है बाय इन्वॉल्विंग अदर सच कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन सब कंट्रीज़ के कारण इंडिया जो है इनके सब के साथ अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे तो इंडिया जो है ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा अपना इंगेजमेंट, और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिकली इंडिया की जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी। ठीक है, तो एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035 इट इज़ अ 3 पिलर स्ट्रेटेजी है जो कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहा है। ये 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया है इन 10 स्टेट्स। ठीक है, वेयर ऑस्ट्रेलिया हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, द फ्लैगशिप सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, 3 लीड सेक्टर्स हैं, एग्री बिजनेस, रिसोर्स एंड टूरिज्म। 6 प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं लाइक एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड इनोवेशन। तो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक टाइज, जियो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट एंड री थिंकिंग कल्चरल थर्स्ट ऑन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो जनरली इतना सब कुछ आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? द कंट्री वेयर इट इज सिचुएटेड, ईस्ट में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से सी में लोकेटेड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 2+2 डायलॉग किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया होल्ड करता है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग वो होल्ड करता है। ठीक है, एंड व्हाट इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू ओवरव्यू ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन जो है हमको कोल्ड वॉर के टाइम पे हमको पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब हुआ था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूनाइटेड स्टेट के पास चला गया था, क्लोजेस्ट एलाई था, और हमारा इंडिया जो है क्या फॉर्म कर रहा था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो इंडिया जो है नाम फॉलो कर रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर ली। ठीक है, जिसके कारण इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से अच्छे रिलेशन नहीं हो पाए। बट 21st सेंचुरी में जैसे ही ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ, चाइना धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा, अदर कंट्रीज एक्सपैंड करने लगी, लोग यूएसएसआर और यूएसए पे ना ही डिपेंडेंट होने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक इंपॉर्टेंट पार्टनर एज एन इंडिया को चूज किया कि वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि रीजनल में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है और इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगा एज इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो इसके कारण क्या हुआ? बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप हुए बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का।
including a joint declaration on security cooperation in 2009. Now let's come to the what are the economic and commercial relation between India and Australia. तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2018 में इम्प्लीमेंटेशन अलाउ किया है कि एन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2025-2035 जो कि एक विजन डॉक्यूमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इंडिया जो है अपना खुद का ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पेपर भी पब्लिश कर रहा है, जिसके कारण इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन जो है और ज़्यादा एनहांस होगा। दो कंट्रीज ऑल्सो किसमें डिसाइडेड टू री इंगेज टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था, बट 15 में उसका वो नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में दो कंट्रीज़ के साथ, जिसमें इंडिया जो है यूरेनियम कहाँ से लेगा, ऑस्ट्रेलिया से लेगा, ठीक है। तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है, जहाँ पे इंडिया जो है यूरेनियम कहाँ से प्रोक्योर करेगा, फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ओके। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी साइन किया है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन की है, जो कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन भी हुआ है, एक्सरसाइजेस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सी इंडेक्स, ऑस्ट्रिया हिंद एंड एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद एंड एक्सरसाइज पिच ब्लैक एंड ककाडू, जो कि बायनियल एक्सरसाइज है। बायनियल का यहाँ पे मतलब होता है कि 2 साल में एक बार कोई चीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं बायएनियल, ठीक है। बायएनुअल किसको बोलते हैं, जब 1 साल में 2 बार वो हो रही है, ठीक है। और बायएनियल 2 साल में 1 बार हुई है। तो ये कौन होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलियन नेवी, ओके। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द ग्लोबल कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक सेटअप किया है गया है, और इंडिया फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक, जो कि मैंने अभी बता दिया था, रिएफर्म द साउथ पैसिफिक कोऑपरेशन। बोथ जो है कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं इन द क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, आई होप यू क्लियर दैट। क्वाड में कौन कौन से 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द 4 कंट्रीज इन क्वाड, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भी आते हैं दोनों कंट्रीज। आसियान रीजनल फोरम, G20 एंड आसियान समिट, ईस्ट एशिया समिट में भी दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं, ओके। तो दिस इज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। नाउ लेट्स कम टू सम फैक्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं न्यूज़ में है, उनकी प्लेसेस पूछ लेता है, वो किस कंट्री में है, पूछ लेता है किस ओशियंस में है। तो नाउ लेट्स फर्स्ट कम टू द फर्स्ट इज जीलैंडिया। वेयर इज जीलैंडिया, दिस इज द जीलैंडिया। यहाँ पे आप देखिए जीलैंडिया क्या है, एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, जो कि सबमर्ज हो गया है साउथ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। दैट इज मोस्टली सबमर्ज इन साउथ पैसिफिक ओशियन। तो आप ये देखिए, ये जो रीजन है ये कौन सा है, साउथ पैसिफिक। दिस इज ऑल कॉल्ड इन पैसिफिक ओशियन, ओके। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज साउथ अमेरिका। तो इसके ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, जिसमें जीलैंडिया जो है एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है, न्यू माइक्रो कॉन्टिनेंट, जो कि सबमर्ज कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। दिस इज कॉल्ड साउथ पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीलैंडिया जो है माइक्रो कॉन्टिनेंट है। नाउ लेट्स कम टू अमामी आइलैंड। अमामी आइलैंड जो है, यहाँ पे आप देखिए अमामी आइलैंड, यहाँ पे आर्किपेलागो है, कहाँ किसका है, जापान के पास, ठीक है। कहाँ पे है, ईस्ट में जापान के कहाँ पे है, ईस्ट में। ये आर्किपेलागो किसका पार्ट है, जापान का पार्ट है। तो अमामी आइलैंड जो है इट इज़ एन आर्किपेलागो, जो कहाँ पे है, जापान के ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। देखिए साउथ ईस्ट में है, वो किस साउथ में है, सॉरी साउथ में आप बोलेंगे उसको, साउथ में है। तो वो किसका पार्ट है, जापान का पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड जो है ग्रुप ऑफ अनहिबिटेड आइलैंड है इन ईस्ट चाइना सी, क्लेम्ड बाई जापान, चाइना और ताइवान। सेंकाकू आइलैंड यहाँ पे आप देखिए, ये है सेंकाकू आइलैंड, दिस इज कॉल्ड थर्ड। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे अमामी आइलैंड पढ़ा आपने, सेंकाकू आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, दिस एरिया इज कॉल्ड साउथ चाइना सी, ठीक है। दिस एरिया इज कॉल्ड ईस्ट चाइना सी, सॉरी ईस्ट चाइना सी इस एरिया को बोलते हैं, जहाँ पे सेंकाकू आइलैंड है, जो कि कौन कौन वो करता है। देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जापान, ये दिस इज जापान, दिस इज चाइना एंड यहाँ पे ताइवान है। तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं इस पे क्लेम कर रही हैं, ठीक है। दिस इज सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड कहाँ है, ईस्ट चाइना सी में। फिर क्यूलिया वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो इट इज़ इन हवाई आइलैंड, ठीक है। कहाँ पे है, हवाई आइलैंड में है, ठीक है, बिग आइलैंड, जो कि अभी रिसेंटली सो हम प्रतास आइलैंड में थे। प्रतास आइलैंड जो है, डोंगशा आइलैंड भी बोलते हैं इसको, ये क्या है, साउथ चाइना सी में। तो यहाँ आप मैप में देख लीजिए प्रतास आइलैंड कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोंगशा आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ताइवान। ताइवान जो है लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना। ताइवान जो है साउथ ईस्ट चाइना में, यहाँ पे आप देखिए दिस इज कॉल्ड चाइना। ठीक है, यहाँ ये है चाइना और यहाँ पे जो है ताइवान है, तो साउथ ईस्ट ऑफ चाइना जो है ताइवान वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, नाउ शंघाई जो है चाइना का, शंघाई जो है चाइना में है, जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था वो किसका था, ब्रिक्स में बनाया गया था। ब्रिक्स बैंक है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, शंघाई में, जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेजिंग में है। बेजिंग कहाँ पे है, चाइना में है। ओके, तो थर्ड जो है वही है। नाउ लेट्स कम टू हांगकांग। हांगकांग अभी न्यूज़ में हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ना, कि चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस जो है अभी अप्रूव कर दिया है हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो हांगकांग में ये रहा हांगकांग, जो कि कहाँ पे है, साउथ ईस्ट ऑफ चाइना का है। साउथ ईस्ट जो है चाइना का, वहाँ पे हांगकांग लाई करता है। फिर पंतनल जो है ब्राज़ील में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने वो पढ़ाया था। तो इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड कहाँ पे है, ये देखिए ब्राज़ील के कौन से पार्ट में है, इट इज़ इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ये जो है लार्जेस्ट वेटलैंड है, जो कि अभी एक्सटेंड कहाँ, ऑल्सो एक्सटेंड इन बोलीविया एंड पैराग्वे, क्योंकि यहाँ पे फायर आउटब्रेक लार्जेस्ट हुआ है, जो कि पंतनल जो है ब्राज़ील में है। तो दीज आर द प्लेसेस इन न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन अभी मैंने बताया था इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडियन ओशियन रीजन जो है अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, इंडियाज़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उन्होंने अभी रिमार्क किया है कि जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे बेसिस, अगर हम नवल बेसिस स्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो कितना ही स्ट्रैटेजिक हमको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू गेन मोमेंटम इन टाइम्स टू कम। जैसे जैसे कम टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडियन ओशियन रीजन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वहाँ पे नवल बेस हमारा होना चाहिए हर कंट्रीज़ के पास। तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन जो है यहाँ पे देखिए थर्ड लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओशनिक डिवीजन है। रेपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमीज जो है वहीं पर लाई करती हैं। होम जो है किसका, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है घर है वहाँ पे। ठीक है, तो इंडियन ओशियन रीजन जो है ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इंडियन ओशियन रीजन को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, या अपने हर जगह नवल बेसिस बनाना चाहती हैं, क्योंकि एज एन इंडियन ओशियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन ओशियन रीजन जो है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। 40% जो है वर्ल्ड ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट 50% जो है वर्ल्ड की फिशिंग जो है वहाँ पे होती है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो होते हैं कंटेनिंग निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, यहाँ गोल्ड प्रेजेंट, जो वहीं पर प्रेजेंट है इंडियन ओशियन रीजन में। इंडियन ओशियन कोस्टल सेडिमेंट्स जो हैं, जो भी कोस्टल सेडिमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, जिंक एंड वेरियस रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। पहला है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। तो ये क्या है, रीजनल फोरम है, किन कंट्रीज़ के बीच का, जो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के, उनके बीच का। लिटोरल स्टेट जो भी कंट्रीज़ जो है इंडियन ओशन को सराउंडिंग करती हैं, वो उन कंट्रीज़ का रीजनल फोरम है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, इनको नवल चीफ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेस्टर्न पैसिफिक नवल सिंपोजियम बना है, वैसे ही इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। ये किस लिए बना है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए बना है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजनल लिटोरल स्टेट। देन कम्स टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये क्या है, मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। ऑब्वियसली मैरीटाइम मतलब हमारा इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए, कल्चर प्रमोशन के लिए, ट्रेड के लिए, गवर्नेंस के लिए, इन सब के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बताया है। उसको हम नीचे भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो पढ़ ही लेते हैं। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इंडियन ओशियन रीजन में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए किन किन एरियाज में फोकस कर रहे हैं, फिशरीज मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, द मेंबर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जनरली कंट्रीज के मेंबर्स पूछे
पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ये मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेचेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड यूएई एंड मालदीव्स इन यमन। ठीक है, तो दीज आर द 22 कंट्रीज जो इंडियन ओशन को सराउंडिंग करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन की 22 कंट्रीज आती हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट मग इट अप, क्योंकि कंट्रीज पूछी जाती हैं। जैसे कि पिछली बार G20 कंट्रीज पूछी गई थी, तो यू शुड मग इट अप कि G20 अगर कंट्रीज पूछ रही है कि कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है, तो इट मीन्स ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन को टच करती हैं, दीज कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके मेंबर नहीं है। आप ये यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नाउ लेट्स कम टू मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मतलब यही है, मैरीटाइम मतलब सी से रिलेटेड आपका जितना अवेयर है इंडियन ओशन रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसके बारे में अवेयर कराना। फॉर एग्जाम्पल, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में आते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर IMAC एंड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। I hope you all are aware about and I hope you will आपको याद होगा कि जब मैंने आपको साइंस एंड टेक में कोस्टल रडार चेन नेटवर्क पढ़ाया था, उसमें मैंने 2 स्कीम्स पढ़ाई थी, जिसके कारण जो है कोस्टल रडार चेन नेटवर्क अभी एनहांस किया जा रहा है। पहली थी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर एंड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। दोनों कौन कौन जॉइंटली मैनेज करता है? इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो है मैनेज करती है। ठीक है, किसके लिए? सर्विलेंस के लिए ओवर एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, तो उसमें मैंने वाइट शिपिंग एग्रीमेंट भी बताया था कि जो डेटा आप एक्सचेंज करते हो रिलेटेड टू कमर्शियल ट्रैफिक, तो उसे बोलते हैं वाइट शिपिंग एग्रीमेंट। जो नॉन कमर्शियल डेटा होता है वो कौन वो करता है? जो नवल डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं, राइट, वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो वाइट शिपिंग एग्रीमेंट भी मैंने पढ़ाया था वहाँ पे। तो आप एक बार, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो जाके कोस्टल रडार चेन नेटवर्क पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उसमें अभी न्यू कंट्रीज ज्वाइन की गई हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ये आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ाया था। ठीक है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट पढ़ाया था मैंने, डिफेंस वाला। नाउ लेट्स कम टू द पार्टिसिपेशन इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलन, मालाबार एक्सरसाइजेस जो है, ये सब इंडियन ओशन, इंडियन पैसिफिक रीजन को वो करती है। लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ साइन किया गया है। ठीक है, ये इंडिया ने साइन किया है, जापान के साथ साइन किया है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड लॉजिस्टिक एक्सचेंज एट पोर्ट सबांग, शंकी, डॉकम, एगाला और चाबर पोर्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन जो है इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1984 में क्रिएट की गई थी। इसमें 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस आते हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिए, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। ओके, तो इसमें कौन सी 5 नेशंस आते हैं? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन एंड सेचेल्स। दीज आर द 5 जो इसके अंदर आती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दिस इज़, देखिए यहाँ पे पावर बैलेंस इन द इंडियन ओशन। आप यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इंडिया नवल बेसिस और लिस्टिंग पोर्ट्स कहाँ पे हैं। इंडिया के नवल बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं? आप यहाँ देखिए, मुंबई, कारवार, ठीक है, कोची, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, आप बताइए पोर्ट ब्लेयर कैपिटल किसकी है? ठीक है, CHLS में इंडिया का है, मेडागास्कर में है, मॉरिशस में है। ठीक है, तो यहाँ इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का नवल बेस है। फिर चाइनीज़ का नवल बेस कहाँ है? आप ये देखिए, बांग्लादेश में चित्तगोंग पोर्ट है, वहाँ पे चाइना का नवल बेस है। देखिए, इंडिया को उन्होंने कहाँ से? ईस्ट से पूरी तरह घेर लिया। फिर म्यांमार में उन्होंने सिद्वे पोर्ट बनाया है, चाइना ने ही, यहाँ पे भी इन्होंने घेर लिया। ठीक है, श्रीलंका में उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया है। ठीक है, ग्वादार पोर्ट उन्होंने पाकिस्तान में बनाया है। ठीक है, तो और यहाँ देखिए, सान्या साउथ चाइना सी में है। ठीक है, जिबौती में भी उन्होंने बनाया है। तो ये सब पोर्ट्स जो हैं, तो आप ये पोर्ट्स के नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि बांग्लादेश में कौन सा पोर्ट बनाया है? चित्तगोंग, और म्यांमार में सितवे। ठीक है, ग्वादार कहाँ है? पाकिस्तान में। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में। सान्या साउथ चाइना सी में है, और जिबौती में भी उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये है चाइना के नवल बेसिस। नाउ कम्स टू USA के नवल बेसिस, मिलिट्री बेसिस कहाँ है? कुवैत, बहरीन, कतर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेगो गार्सिया में है।
एंड सिंगापुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके हैं, उसके यूएसए के, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पोर्ट्स के नाम जनरली इंपॉर्टेंट है, जो जो चाइना ने बनाए। तो देखिए चाइना ने इंडिया को हर तरफ से घेर के रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल बनेगा, इंडिया जो है हर तरफ से घिरा हुआ है नवल बेसिस से, बिकॉज चाइना के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंडियन ओशन रीजन। नाउ लेट्स कम टू इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड रशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया एंड रशिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली अभी इंपॉर्टेंट है। जब अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि अभी आर्टिक जो है मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके कारण सेंट्रल एशिया तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में ही पाए जाते हैं। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया जो है उनके साथ डायलॉग होल्ड करता है। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। आप यहाँ पे देख लीजिए और इनकी कैपिटल भी अच्छे से याद कर लीजिए। इनकी कैपिटल जनरली मैच द फॉलोइंग्स में आपको पूछ सकता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंट है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंट है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद है। तजाकिस्तान की दशनबे है। तो आप इससे ऐसे याद कर लेते हैं कि जो लोग ताज पहनते हैं उनके दुश्मन बहुत होते हैं। तो तजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? दशनबे हो गई, ठीक है। जो लोग ताज पहनते हैं उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, तो तजाकिस्तान की कैपिटल होगी दशनबे, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल हो गई बिश्केक, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? बिश्केक। किर्गिस्तान मतलब जब ठंडी लगती तो हमारे दांत कपकपाते हैं, किरकिर किरकिर होते हैं, तो उसकी कैपिटल तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं आग के पास, आग के पास हाथ रखते हैं, आग के पास वो करते हैं, तो हमको थोड़ा वार्म महसूस होता है। तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। तो बिश्केक मतलब सेकना, बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की ताशकेंट, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, ठीक है। तो दीज आर द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड कजाकिस्तान, ठीक है। एंड कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान ये हो गए। तो दीज आर द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। पूरी चारों कंट्रीज़ जो हैं एससीओ के अंदर आती हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो पहला सेंट्रल एशिया जो डायलॉग हुआ था इंडिया के साथ, पहला सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है इंडिया ने रखा था, वो किसके साथ पहला कहाँ पे हुआ था? समरकंद जो है उज़्बेकिस्तान समरकंद कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में है। तो समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। जो जिसमें अफगान और सेकंड जो है अभी मीटिंग हुई है, अभी सेकंड मीटिंग हुई है रिसेंटली, तो वो उसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दोनों जब सेंट्रल एशिया डायलॉग होते हैं उसमें अफगानिस्तान ने पार्ट लिया था और स्पेशल इन्वाइटी था, ठीक है। और ये डायलॉग जो है हमारा कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करेंगे बिटवीन द इंडिया एंड द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन ऑल स्फेयर्स लाइक पॉलिटिकल, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कमर्शियल हो गया, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, एटसेट्रा। एज वेल एज अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक भी एक्सचेंज करेंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल इशूज़ एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट भी परफॉर्म करेंगे रिगार्डिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक UN हो गए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हो गए उनमें, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रल एशिया। नाउ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है, इंडिया जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कब फॉर्मुलेट किया था? 2012 में फॉर्मुलेट किया था, जो कि ब्रॉड बेस्ड अप्रोच पे बेस्ड है। उसमें कुछ की फीचर्स थे कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया को एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह ट्रीट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेंट्रल एशिया जो है वो उसमें possesses large cultivable tracts of land and we see potential for India to cooperate in production of profitable crops with value addition, ठीक है। Set up multilateral engagement with Central Asian partners using synergy of joint efforts through existing fora, SCO, Eurasian Economic Community, Custom Union, etc. इंडिया ने ऑलरेडी प्रपोज किया है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके कारण उनकी मार्केट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन स्पेस के साथ यूनिफाई करने के लिए, ठीक है, अपना स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एनहांस कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश किया गया है विद अ हब इन इंडिया, टेलीमेडिसिन एंड ऑल। लैंड कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा, लैंड कनेक्टिविटी, ठीक है। ईरान, इंडिया एंड ये सब कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एम्फसाइज एक्सचेंज बिटवीन यूथ एंड फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इंडिया का ओनली मिलिट्री एयरबेस जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है तजाकिस्तान में। कहाँ पे? तजाकिस्तान में इंडिया का ओनली मिलिट्री एयरबेस है।
सिचुएटेड कहाँ पे है, तजाकिस्तान फखरोर, ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये हो गया हमारा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। नाउ लेट्स कम टू आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट वो बहुत सालों से चल रहा है ओवर द रीजन ऑफ नगोर्नो कराबाख रीजन के लिए। ये बहुत दिन से चल रहा है, तो अभी फिर से न्यूज़ में आ गया, जिस रीजन को हम अजताक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नगोर्नो कराबाख रीजन जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड किया गया है कि वो किसका पार्ट है, अजरबैजान का पार्ट है। बट वहाँ के जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो पर्सन्स हैं, वो जो है वो रीजन कौन कंट्रोल करता है, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। आर्मेनिया के लोग वहाँ पे रहते हैं और वही वो उस रीजन को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आर्मेनियन हैं, और जो वहाँ को कंट्रोल करता है, जो एरिया उसके अंदर जो वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एरिया जो है वो अजरबैजान का है। ठीक है, तो ये क्या था, ये सोवियत एरा के टाइम पे ही नागोर्नो कराबाख रीजन जो है वो अजरबैजान का पार्ट बन गया था। बट वहाँ की जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो आर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं, और जो हमारा अजरबैजान है वो मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो अजरबैजान जो है हमारी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे देखिए नागोर्नो कराबाख रीजन, दिस इज द रेड कलर रीजन इज कॉल्ड नागोर्नो कराबाख रीजन, जहाँ पे हमारे आर्मेनियन जो है पीपल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए जो भी ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, सॉरी ब्राउन कलर का जो रीजन दिख रहा है, दिस इज आर्मेनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ठीक है, तो आर्मेनियन पीपल कौन थे, क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन है, आर्मेनियन क्रिश्चियन। एंड जो अजरबैजान है इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है, तो जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हो, तो नागोर्नो कराबाख रीजन जो है वो इज अ ब्रेक अवे रीजन इन साउथ काकाकस एंड ट्रांसकोशिया। ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजिक माउंटेन है कहाँ पे, यूरोप का। तो हिस्ट्री और एथनिसिटी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, तो इसके कारण वो है। अब ये रीजन जो है अजरबैजान जो है वो क्या क्लेम करता है कि नागोर्नो कराबाख रीजन जो है वो उनके अंदर आता है, उनकी नॉन रूल हिस्ट्री में लिखा गया है। और आर्मेनिया का क्लेम है कि कराबाख जो है वो ग्रेट आर्मेनियन का किंगडम का पार्ट है, जो कि 4th सेंचुरी BCE में बना था। ठीक है, तो आर्मेनियन क्या बोलते हैं, जो नागोर्नो जो कराबाख रीजन है वो उनका पार्ट है, एंड अजरबैजान बोलते हैं तो नागोर्नो कराबाख रीजन जो है वो उनका पार्ट है। तो ये इशू जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गया जब रीजन चेंज हैंड अक्रॉस मल्टीपल डायनेस्टीज। क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो था उनकी नॉन हिस्ट्री में वो चाहते थे कि वो मेरा है, और आर्मेनियन जानते थे कि वो मेरा है। बट क्या हुआ, जैसे जैसे हिस्ट्री चेंज हुई मल्टीपल लोग आते गए, और उसके कारण आ गए, इसके कारण और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, बिकॉज ऑफ एथनिसिटी भी कम्युनिटी एथनिसिटी भी बढ़ती चली गई। तो इन लेट 1980s द आर्मेनियन पार्लियामेंट जो है वो उन्होंने वोट किया कि नागोर्नो कराबाख रीजन जो है हम आर्मेनिया को ही दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाउएवर ये डिमांड कब रिजेक्ट हो गया, जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, वैसे ही ये जो वो था ये रिजेक्ट कर दिया गया। ये इसके कारण जो है क्लैशेस अभी तक चलते आए। तो पीस टॉक्स अभी 1994 से चल रही है, मैंडेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, जिसको बोलते हैं मिन्स्क ग्रुप। ठीक है, तो इसके कारण ये है, तो आप समझ गए होंगे दिस इज अजरबैजान और किस लिए चल रहा है। नाउ लेट्स कम टू मिन्स्क ग्रुप। ये क्या है, ओनली इंटरनेशनल एग्रीड बॉडी है जो कि नेगोशिएशन मीडिएट करेगी, नेगोशिएशन एनहांस करेगी फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कौन चेयर करता है, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। आप याद रखिए कौन चेयर करता है, फ्रांस, रशिया एंड यूएस, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। ठीक है, इट्स फंक्शन अंडर किसके अंदर फंक्शन करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, तो इन्होंने मैड्रिड प्रिंसिपल जो है प्रपोज किया है इन 2007 में। इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, हाँ, तो मैड्रिड प्रिंसिपल जो है वो किसने प्रपोज किया है, मिन्स्क ग्रुप में। इस प्रिंसिपल में बोला क्या है कि हम एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन सजेशंस देते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाएँ नागोर्नो कराबाख रीजन का पीसफुली, और आर्मेनिया को हम बोले कि वो अपना जो मिलिट्री है वो उस रीजन से हटा ले, और अजरबैजान को हम बोले कि वो जो है ऑटोनॉमी दे दे किसको, नागोर्नो कराबाख रीजन को। तो मैड्रिड प्रिंसिपल किसने अडॉप्ट किया, मिन्स्क ग्रुप में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है, जो कि कलेक्टिव डिफेंस जो है इंश्योर करता है। अगर एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है अगर हम किसी एक ग्रुप का पार्ट है, अगर उस ग्रुप में से किसी एक कंट्री पे किसी ने अटैक किया, तो हम वो समझेंगे कि वो अटैक जो है वो पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं उस ग्रुप के अंदर उनमें भी हुआ है। तो कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है। तो कलेक्टिव डिफेंस मीन्स दैट
दैट एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कब हुआ था? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जब कंक्लूड हुआ था उसमें ये ओरिजिनेट हुआ था, जो कि ताशकेंट में साइन की गई थी। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं तो आप याद कर लीजिए, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, बेलारूस एंड आर्मेनिया। दीज आर द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ सकता है कौन कौन से मेंबर है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया एंड तजाकिस्तान। तो दिस इज इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब ये देखिए, बेलारूस जो है मूवमेंट डिमांडिंग न्यू डेमोक्रेटिक लीडरशिप इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन बेलारूस। और ब्लैक सी जो है, टर्की डिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी। ब्लैक सी में अभी टर्की ने रिजर्व वो किया है। यहाँ पे देखिए, ये दिस इज ब्लैक सी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो है, तो आप ये ब्लैक सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ कम टू इंडिया एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, हमने सेंट्रल एशिया तो पढ़ लिया। नाउ इंडिया एंड वेस्ट एशिया। चाबर जहेदान रेलवे लाइन। ठीक है, अभी इंडिया ने, ईरान ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो कंस्ट्रक्शन है चाबर से जहेदान में, वो कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाएगा अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ विद अफगानिस्तान विथआउट इंडिया। बिना इंडिया के ही वो जो है उस कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएगा। तो बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले हम चाबहार पोर्ट देख लेते हैं। चाबहार पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पे है, एक गल्फ ऑफ ओमान एज द सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ एनर्जी रिच ईरान, मकरन कोस्ट पे। ठीक है, कहाँ पे, मकरन कोस्ट। तो आप याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा यहाँ पे, मकरन कोस्ट कहाँ पे है, ईरान में है। और चाबहार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। ठीक है, ये जॉइंटली किसका प्रोजेक्ट है, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट है, कि आप ट्रांसपोर्ट कर सको जो भी गुड्स हैं और जिन भी पैसेंजर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सको आप पाकिस्तान की टेरिटरी को बाईपास करके। ठीक है, इसलिए ये है। ये पोर्ट जो है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, उससे भी प्रॉक्सिमिटी है, और मुंबई से भी प्रॉक्सिमिटी है। चाबहार पोर्ट के दो टर्मिनल है, पहला है शहीद कालंतरी और दूसरा है शहीद बहिश्ती। दोनों जो है फर्स्ट फेज हैं चाबहार पोर्ट के। ठीक है, तो शहीद बहिश्ती जो है वो जॉइंटली किसने डेवलप किया है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान ने, अंडर द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइंड इन 2016। इंडिया जो है उसमें क्या करेगा, 10 ईयर लीज ग्रांट करेगा टू डेवलप एंड ऑपरेशन 2 टर्मिनल्स और 5 बर्थ्स ऑफ शहीद बहिश्ती पोर्ट इन चाबहार। ठीक है, और इंडिया और ईरान जो है दोनों मिलकर एक रेल नेटवर्क डेवलप करेंगे चाबहार और जहेदान पोर्ट में। इट ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स टू अफगानिस्तान। ठीक है, सो दिस इज द चाबहार पोर्ट। आई होप आई हैव क्लियर दैट। Now let's come to what is ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इन 2016। द ट्राइलेटरल ट्राई मतलब 3 लोग मिलके ट्राइलेटरल एग्रीमेंट ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर जो है साइन किसने किया था, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान ने। ये जो है, ये कॉरिडोर क्या अलाउ करेगा, इंडिया के जो गुड्स हैं वो अफगानिस्तान रीच करे, कहाँ से, थ्रू ईरान। ठीक है, और पाकिस्तान को क्या करे, बाईपास कर दे पाकिस्तान टेरिटरी को। और ये जो है कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा, जरांज डालेराम हाईवे जो है, जो कि इंडिया बिल्ड कर रहा है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो जरांज डालेराम हाईवे कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। कौन बिल्ड कर रहा है, इंडिया बिल्ड कर रहा है। इसी एग्रीमेंट के अंदर चाबहार पोर्ट भी कमिट किया गया है कि चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, एज वेल एज लैंड रूट बेस्ड डेवलप किया जाएगा फॉर कनेक्टिंग पोर्ट टू अफगानिस्तान। इंडिया जो है इसी के अंदर जो है ईरान के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार जहेदान रेलवे लाइन, जो कि क्या करेगा, ट्रैवल टाइम जो है चाबहार पोर्ट से वो कम करेगा ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर में। ठीक है, ये इसके लिए क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है ईरान और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो दिस इज ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं अजर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज चाबहार पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जहेदान है और ये पाकिस्तान टेरिटरी है। तो पाकिस्तान टेरिटरी को बाईपास करके इंडिया जो है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से दिस इज मुंबई कोस्ट से सीधे चाबहार पोर्ट, यहाँ पे अब्बास पोर्ट है। ठीक है, बंदर अब्बास पोर्ट इंडिया का है। फिर यहाँ से वो जहेदान जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान की टेरिटरी पे नहीं जाएगा, अफगानिस्तान पे। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज ईरान। तो ये जो रीजन है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वाई इंडिया वांट कनेक्टिविटी विद चाबहार पोर्ट। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट क्यों है चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए।
ठीक है। तो आपको पता होगा, जब मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जो है ये चाइना जो है वो गदार पोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो चाइना जो है हर जगह कुछ ना कुछ पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान से रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो इंडिया का जो गेटवे है सेंट्रल एशिया यूरोप में, इंडिया जो है इंडिया के लिए जो है सेंट्रल एशिया जो है एज एन गेटवे प्रोवाइड करेगा टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। ठीक है, ये जो है, तो इंडिया का जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ से बन जाएगी, सेंट्रल एशिया से बन जाएगी, बाईपासिंग पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसको भी एनहांस करेगा। ठीक है, इंडिया का ट्रेड यूरोप के साथ बढ़ाएगा। ठीक है, और जो है जो कि बहुत सारे चीज़ों के साथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट जो है वो can hook onto ongoing corridor plans programs like transport corridor Europe, Caucasia, Asia, Central Asia regional economic cooperation, इन सब में एनहांस करेगा क्या। और दूसरी चीज़ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा। ठीक है, और ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चाइना एनहांस कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि बिसाइड्स उज़्बेकिस्तान को छोड़ के बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इस पोर्ट को यूज़ करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। फॉर देम चाबहार जो है वो शॉर्टेस्ट ओपनिंग है इंडियन ओशन रीजन का। ठीक है, पहले वो क्या करती थी, बहुत सारे अदर पोर्ट्स पे रिलाई करती थी, फॉर एग्जांपल टर्की, रशिया, बाल्टिक स्टेट्स में जो भी सी पोर्ट्स रहते थे उन पे रिलाई करती थी, बट वो अब चाबहार पोर्ट से डायरेक्टली इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ अपना जो है कोऑपरेशन एनहांस कर सकती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड चाबहार जैदान रेलवे लाइन। याद कर लीजिए, जरांज डलेराम कहाँ पे है, इट इज डेलाराम इट इज़ इन अफगानिस्तान, चाबहार पोर्ट इज़ इन गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और मकरन जो कोस्ट है वो कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अब्राहम अकॉर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच बहुत सालों से बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इतना ज़्यादा इशू जो है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे ये डायग्राम देखिए। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं अब्राहम अकॉर्ड आपको पढ़ाती हूँ। इज़राइल जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। पहला है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट से सराउंडिंग है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, याद रखिए। ठीक है, किस किस कंट्रीज से सराउंडेड है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। दीज आर द 4 कंट्रीज जो इजराइल जिससे सराउंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इजराइल की हिस्ट्री आप अगर देखें तो बिफोर 19th सेंचुरी जो है ज्यूस जो पीपल थे, ज्यूज एक एथनिक ग्रुप था जो कि कहाँ बहुत सारी जगह रहता था। ठीक है, बहुत सारी जगह, जैसे कि यूरोप हो गए, रशिया हो गए, हर जगह कंसंट्रेट हर जगह रहते थे। ठीक है, और वो कौन थे, आउटसाइडर्स थे, जनरली इजराइल के आउटसाइडर थे। बट वो कंसीडर क्या करते थे कि जो इजराइल वाला एरिया है, जो अभी का इजराइल एरिया है, वो जो है उनका होम लैंड है। वो एज एन उसको सोचते थे कि वो भगवान ने सिर्फ ज्यूज के लिए ही बनाया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ज्यूज जो बाकी कंट्रीज में रहते थे, जैसे कि यूरोप में रहते थे, रशिया में रहते थे, तो वो सब क्या हुआ, परसिक्यूशन फेस करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगे हर अदर कंट्रीज में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की टेरिटरी बनाएं, जो कि अभी इजराइल है। ठीक है, क्यों ना हम खुद की टेरिटरी बनाएं और खुद का स्टेट बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, तो उस टाइम यहाँ पे टर्की अंपायर हुआ करता था, ऑटोमन अंपायर। तो उन्होंने वहाँ से लैंड, ऑटोमन अंपायर से लैंड ले लेके वहाँ थोड़ी जगह इमिग्रेट होने लगे। ठीक है, माइग्रेशन। तो हुआ क्या कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो अरब पॉपुलेशन पैलेस्टीन जो है उनसे लैंड लेके वहाँ पे सेटअप होने लगे, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो भी पैलेस्टीनियन पीपल्स थे, उनमें जो है हेट्रेड स्टार्ट हो गई कि भाई उनको लैंड दे रहे हो, आप उनको शिफ्ट कर रहे हो, तो हम कहाँ रहेंगे। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन जो है पूरा टर्की ऑक्यूपाइड कर लिया था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने पूरा एरिया को कैप्चर किया। ठीक है,
और जॉर्डन वाले एरिया को भी जो है ब्रिटेन के अंदर आ गया था। सबसे पहले तो आप अभी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, अल अस्का मॉस्क जो है वहाँ पे कहाँ पे, इजराइल में सिचुएटेड है, जेरूसलम के पास है। ठीक है, यहाँ पे ये जेरूसलम है, तो अल अस्का मॉस्क यहीं पर है, आप याद कर लीजिए। अल अस्का मॉस्क कहाँ पे, जेरूसलम में। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था कि वहाँ पे इजराइल ने बोला था कि इतने ही लोग होने चाहिए, बट पैलेस्टीन ने पर उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ है 4-5 दिन पहले की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो अल अस्का मॉस्क है जेरूसलम में। तो अल अस्का मॉस्क में क्या हुआ, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के उसके कारण, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक पैरामिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज किसने की, ज्यूस पीपल ने ऑर्गेनाइज की। ठीक है, ज्यूस पीपल ने क्या ऑर्गेनाइज की, एक पैरामिलिट्री फोर्स। बट ब्रिटेन ने क्या किया, जैसे ही ब्रिटेन ने क्या किया कि वो जो पार्ट था, पूरा पार्ट जो है वो पैलेस्टीनियन को ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा तो हम तुमको उस वहाँ पे उस जगह पे हम तुमको घर देंगे, हम तुमको रहने के लिए जगह देंगे, हम तुमको देंगे। बट ब्रिटेन ने क्या किया, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उन्होंने पैलेस्टीन को ये पूरा एरिया दे दिया, जिसके कारण जो है ज्यूज जो है डिसअपॉइंट हो गए। और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने ज़ायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया ज्यूज ने। ठीक है, तो ये था कुछ कुछ हिस्ट्री। तो और हिस्ट्री मैं आपको उससे देख के पढ़ाऊँगी। तो आप देखिए, जैसे जब भी तो पहले क्या था, जो ज्यूस, तो जैसे ही कुछ लोग सेटल हुए तो इज़राइल जो है, जो ये वाला पार्ट है, वहाँ पे पूरे इज़राइल के ज्यूस पीपल रहते थे। बट जो अभी मैं आपको उसके बाद पढ़ाती हूँ। लेट्स कम टू दिस, इसमें आइए, अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड जो था, इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच में साइन किया गया है। तो सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में साइन किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल, यूएई एंड बहरीन के बीच में साइन किया गया है। एज पर द एग्रीमेंट, यूएई, बहरीन जो है वो अपनी एम्बेसीज इस्टेब्लिश करेंगे और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे विथ इजराइल रिगार्डिंग द सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, हेल्थ, और इन सब में। फर्स्ट जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था वो इजराइल और यूएई ने साइन किया था along with यूनाइटेड स्टेट, जो कि सिग्निफिकेंट रिलेशन डेवलप किया था बिटवीन द अरब एंड इजराइल नेशन। तो अरब नेशंस कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबौती, दीज आर द अरब नेशंस। और गल्फ कंट्रीज जो है, 7 गल्फ कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ को सराउंड करती हैं। यहाँ पे देखिए, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ठीक है, दीज आर द अरब कंट्रीज। यूएई जो है थर्ड नेशन है आफ्टर द, जिसने इजराइल को रिकग्नाइज़ किया है आफ्टर द इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो इसके जो फॉर डिकेड्स तो वहाँ पे कंसेंसस चल रहा है, मैनी अरब एंड मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं वो दे विल नॉट एंड अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी विथ इजराइल। तो इजराइल के साथ वो हॉस्टिलिटी एंड नहीं करेंगे। ठीक है, अंटिल जब तक वो पैलेस्टीनियन को क्या नहीं देगा, स्टेटहुड नहीं ग्रांट करेगा। तो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट देखिए कहाँ से शुरू हुआ था। तो अरब इजराइल, तो पैलेस्टीन जो थे वो अरब नेशंस में आता था, अरब थे, और इजराइल जो था वो ज्यूस पीपल वहाँ के मेंबर्स थे। तो हुसैन मैकमोहन 1915 करस्पॉन्डेंस कंटेन ब्रिटिश सपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट अरब स्टेट फॉर अरब असिस्टेंस इन अपोजिंग द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अरब स्टेट। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, आप यहाँ देखिए, स्काइस-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। 1916 में स्काइस-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था विद द फ्रांस। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया क्या, पैलेस्टीन फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से क्या ले लिया, पैलेस्टीन ले लिया। लेटर इन बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में ब्रिटिश ने वो पैलेस्टीन को नेशनल होम बता दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ज्यूज से प्रॉमिस किया था कि हम आपको देंगे, बट उन्होंने पैलेस्टीन को दे दिया पूरा नेशनल होम, पैलेस्टीन एज नेशनल होम फॉर ज्यूज उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ब्रिटिश का मैंडेट के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेट हुए, जूइश पीपल जो है इमिग्रेट हुए पैलेस्टीन में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज बाय नाजी जर्मनी गेव मोमेंटम टू डिमांड फॉर स्टेट ऑफ ज्यूज इन पैलेस्टीन। तो जिसके कारण जर्मनी ने क्या किया, परसिक्यूट किया ज्यूज को, जिसके कारण क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसी वर्ल्ड वॉर में, कि इसके कारण ज्यूज ने डिमांड की कि हमको खुद का अपना स्टेट चाहिए, हमको खुद की अपनी कंट्री चाहिए। तो इसके कारण जो है अरब और ज्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और अरब इजराइल वॉर्स। ठीक है, इन 1947 ने यूनाइटेड नेशन ने वोट किया कि आप पैलेस्टीन को अरब से अलग करो। उन्होंने बोला कि जो पैलेस्टीन है, जहाँ पे पैलेस्टीन मतलब अरब लोग रहते हैं, अरब पीपल रहते हैं, उनको उस जगह सिचुएट कर दो, और इजराइल को उस जगह सिचुएट कर दो जहाँ पे ज्यूज पीपल रहते हैं। ठीक है,
तो ज्यूस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट अरब जो पैलेस्टीनियन जो पीपल थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली अरब जो है, अरब स्टेट्स जो थे, फॉर एग्जांपल जॉर्डन हो गए, इजिप्ट हो गए, लेबनान हो गए, सीरिया हो गए, ये सब किस पे अटैक कर दिए? इजराइल पे अटैक कर दिए। पर इजराइल जो है वॉर उसने जीत लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही यूनाइटेड नेशन का वोट आया, यूनाइटेड नेशन ने बोला तो इजराइल ने उनका जो है वॉर, जब इन लोगों ने वॉर किया तो इजराइल जीत गया वॉर, और इजराइल ने अपनी टेरिटरी बढ़ा ली। और क्या जो है गाजा स्ट्रिप जो है था और वेस्ट बैंक तो था, वो किसको दे दिया? पैलेस्टीन पीपल को दे दिया, अरब कंट्रीज को दे दिया। तो वेस्ट पैलेस्टीन कहाँ तक बस रहा? वेस्ट बैंक में रहा, और गाजा स्ट्रिप में सिर्फ पैलेस्टीन रहे, बाकी जगह क्या हो गए? पूरी जगह किसकी हो गई? इजराइल की हो गई। ठीक है, इजराइल की हो गई। तो यहाँ से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हुए। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने क्या बना दिया? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में उन्होंने बनाया। फिर बहुत सारे वॉर्स हुए। फॉर एग्जांपल 1956 में वॉर हुआ, फिर पूरी कंट्रीज ने इजराइल को घेरा और इजराइल के ऊपर वॉर किया। फिर 1967 वॉर हुआ, 1973 वॉर हुआ, योम कीपर वॉर बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस। ठीक है, तो 1967 का वॉर तो वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? 6 डे वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बैंक जो है इसमें क्या हुआ? पहले क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन जैसे ही वो किया तो वेस्ट बैंक जो है, गाजा स्ट्रिप जो है, उसके कारण इजराइल ने पैलेस्टीन को वहां बस रखा। अब क्या हुआ? जैसे ही 6 डे वॉर हुआ 1967 का, वेस्ट बैंक जो है वो पूरा इजराइल ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे भी पैलेस्टीन को जो पीपल थे उनको भगा दिया। ठीक है, तो बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन असर्ट देयर राइट टू टेरिटरी ऑफ वेस्ट बैंक, बट वेस्ट बैंक जो है फिर से किसका पार्ट हो गया? इजराइल का पार्ट हो गया। पैलेस्टीन हु लिव इन वेस्ट बैंक लिव अंडर द इजराइल मिलिट्री रूल एज वेल एज लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ रूल। जो भी पैलेस्टीनियन पीपल वहां पे रहते थे वो वेस्ट बैंक में, वो इजराइल के अंदर रहते थे, उनको लिमिटेड सेल्फ रूल दिया गया। ठीक है, तो वेस्ट बैंक किसके अंदर आ गया? अब इजराइल के अंदर आ गया 6 डे वॉर के बाद। फिर क्या हुआ? इन 1993 पीएलओ जो है ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया इजराइल के साथ, जिसने प्रोवाइड किया कि पैलेस्टीनियन जो है, पैलेस्टीनियन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट इन वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने बोला कि आप जो भी पैलेस्टीनियन पीपल रहते हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, जो भी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रहते हैं। ये इशू फर्दर, बट इजराइल जो है बाद में उसने फिर से रिफ्यूज़ कर दिया। बट ये इशू फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गया जब इजराइल ने अपना सेटलमेंट बनाया कहाँ पे? वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाइड करके। 6 डे वॉर के बाद जब वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाइड कर लिया तो जिसके कारण पैलेस्टीनियन पीपल और ज़्यादा गुस्सा हो गया और ज़्यादा तरीके से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इन 2011 पैलेस्टीन लॉन्च अ डिप्लोमेटिक कैंपेन टू गेन मेंबरशिप इन यूएन फॉर द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, तो सेम ईयर जो है पैलेस्टीन जो है रिकग्नाइज्ड हुआ, पहली बार एडमिटेड हुआ इन यूनेस्को एज अ फुल मेंबर। और अभी तक पैलेस्टीन जो है उसके इसमें स्ट्रगल कर रहा है बिटवीन इजराइल और पैलेस्टीन। तो इसके कारण जो है इजराइल और पैलेस्टीन में हुआ, क्योंकि इजराइल जो पीपल थे वो कौन थे? वो ज्यूज थे जनरली, और पैलेस्टीनियन जो थे वो कौन थे? अरब नेशंस में थे। ठीक है, तो हमास जो है वो कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? आप अच्छे से याद कर लीजिए, पैलेस्टीन की ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि ऑस्लो अकॉर्ड को किसने अपोज किया था? हमास जो है ऑस्लो अकॉर्ड को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ये हुआ कि ये इजराइल और अब्राहम अकॉर्ड के बीच में यही था। इजराइल और पैलेस्टीन किस लिए है? स्काई पिकॉट एग्रीमेंट क्या है? ऑस्लो अकॉर्ड क्या है? 6 डे वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? तो क्वेश्चन आ सकता है 6 डे वॉर किसके बीच में हुआ था, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, अरब एंड इजराइल के बीच में हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड अरब एंड इजराइल एंड अब्राहम अकॉर्ड। नाउ लेट्स कम टू दिस इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले वाडी रम जो कि कहाँ पे है? जॉर्डन में है। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे है, ये है जॉर्डन। ठीक है, वाडी रम कहाँ पे है? जॉर्डन में है। ये क्या है? डेजर्ट है जो कि जॉर्डन के साउथ में लाई करता है, जिसको वैली ऑफ मून भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाडी रम क्या है? वैली ऑफ मून, जो कि जॉर्डन के साउथ में लाई करता है। ठीक है, बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान में है। बंदर अब्बास पोर्ट जो है, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज़ ईरान पूरा एरिया। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है। ठीक है, तो पोर्ट जो कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जब मैंने वो पढ़ाया था
क्या बोलते हैं, इंडिया सेंट्रल एशिया, तो उसमें बंदर अब्बास पोर्ट बनाया था। बैक स्टार्टेड सिटीजन फ्रॉम ईरान अंडर ऑपरेशन, जो भी स्टैंडर्ड सिटीजन्स हैं उनको ईरान से बाहर लाने के लिए, अपने कंट्री में लाने के ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया। फिर जरांस डलेराम हाईवे जो है वो भी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का पार्ट, इंडिया ने लॉन्च किया है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, यहाँ पे, और वो किसको किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। फिर मकरन कोस्ट अभी हमने बताया ईरान में है, जहाँ पे क्या सिचुएटेड है, चाबर पोर्ट लोकेटेड है। ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में है, जिसको किसने डेवलप किया है, चाइना ने। फिर बंदर ए जास्क ईरान में है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट नियर चाबहार। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इंडिया वेस्ट एशिया। सो इंडिया यूएसए और इंडिया यूरोप मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद शुरू करूँगी। तो आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।